इससे पहले वाले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़े? पोषण। चाहे वो जंतुओं में पोषण हो या पादपों में पोषण, ठीक है, पेड़ पौधों में पोषण या जंतुओं में पोषण पढ़ लिए। पोषण में क्या हुआ? सिर्फ पोषक पदार्थ की प्राप्ति हुई। पोषण में क्या हुआ था? पोषक पदार्थ की प्राप्ति हो गया था, ठीक है। दूसरा चैप्टर था श्वसन, ठीक है। जंतुओं में भी श्वसन पढ़ लिए थे और पेड़ पौधों में भी श्वसन पढ़ लिए थे। इसके अलावे कुछ कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी में भी क्या पढ़ लिए थे? श्वसन। तो पोषण के बाद श्वसन हुआ। श्वसन में क्या हुआ? पोषक तत्व से एनर्जी का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ? आइए, और उतना चलना जरूरी है। तो दूसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे? श्वसन। श्वसन में क्या हुआ था? पोषक तत्व से ऊर्जा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ऊर्जा का तो निर्माण हो गया, लेकिन क्या ऊर्जा निर्माण हो गया अब ऊर्जा वहीं रखा हुआ रहेगा? नहीं, उसकी जहां आवश्यकता है उसको वहां भेजना है। जिस पदार्थ की जहां आवश्यकता होती है उसको क्या करते हैं? वहां भेजते हैं। यही कहलाता है परिवहन। क्या कहलाता है? तो आज का जो आपका चैप्टर है यह है परिवहन। क्या है? इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि पोषक पदार्थ या ऊर्जा का परिवहन, चाहे वो पौधों में या जंतुओं में या छोटे छोटे जीव में, कैसे होता है, ठीक है। तो परिवहन का मतलब होता है किसी भी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, उपयोगी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और किसी अपशिष्ट पदार्थ को उस स्थान से बाहर निकालना। तो बताइए, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या है? अपशिष्ट है, जिसकी आवश्यकता, वो अनुपयोगी पदार्थ है हमारे बॉडी के लिए, वो विषैले हैं। यदि हमारे शरीर में रहेंगे तो वो हानिकारक होंगे, उसको बाहर निकालता है। और हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसकी आवश्यकता है बॉडी के प्रत्येक सेल को, प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक अंग को, प्रत्येक ऊतक को, यानी कि आवश्यक पदार्थ को पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालना। यही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन। जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? या सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू ऊर्जा का परिवहन होता है, ठीक है। किसके थ्रू? इसी कारण इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब एक सर्कल के जैसा जिसका परिवहन होता है। तो बता, हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो ब्लड गया और फिर आ गया हार्ट से तो दूसरा ब्लड आएगा, वही ब्लड गया, ऑक्सीजन लेके गया और फिर CO2 लेके आ गया, फिर CO2 वहां छोड़ दिया, फिर ऑक्सीजन लेके गया और CO2 लेके आ गया। मतलब ये सर्कल के जैसे पाथ में काम करता है। सर्कल मतलब वृत्त। वृत्त में क्या करता है? घूम घूम के काम करता है। इसी कारण इसको कहते हैं सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? परिसंचरण या परिवहन कहते हैं। आया समझ में? तो आज का आपका चैप्टर है, यानी कि 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर क्या है? परिवहन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उपयोगी पदार्थों का परिवहन, यानी कि उचित जगह पर पहुंचाना, और अनुपयोगी पदार्थ या अनावश्यक पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ या विषैले पदार्थ हमारे शरीर से कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पौधों में परिवहन, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग इससे पहले पढ़ चुके पौधों में पोषण, पौधों में श्वसन, ठीक उसी प्रकार सबसे पहले किसमें पढ़ेंगे हम लोग? पौधों में परिवहन। ये क्वेश्चन आप लोगों को कल आया था ना, रसारोहण। रसारोहण मतलब कल बताए थे आप लोग को, पहले इसको क्लियर कर देते। इसका जो जड़ होता है, जड़ के द्वारा क्या होता है? जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है और परिवहन किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। चलिए, खैर हमारा मेन टॉपिक है पौधों में परिवहन या पादपों में परिवहन, ठीक है। तो पादपों में परिवहन, किसका परिवहन? पादप में मुख्य रूप से दो ही पदार्थ, जल, खनिज लवण और भोजन, इन्हीं का परिवहन होता है, ठीक है। और उसमें कोई प्रकार का इसको पहुंचाने के लिए कोई ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है नहीं। मुख्य रूप से इसमें कितना ऊतक है? 2 ऊतक, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका विशाल पौधा, बड़ा बड़ा पौधा।
लेकिन कुछ एक कोशिकीय पौधा भी होता है जिसको हम लोग जंतु के श्रेणी में रख सकते हैं, जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनस। क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनस। तो क्लेमाइडोमोनस में क्या होता है, इसका परिवहन किसी विशेष अंग के द्वारा नहीं होता है। इसका परिवहन इसके शरीर के जो बाह्य त्वचा देख रहे हैं, बाह्य भाग देख रहे हैं, कोशिका, झिल्ली, इसी के द्वारा क्या होता है, इस पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है। तो आप लोग को कल बताए थे कि अमीबा भोजन का ग्रहण या उसका त्याग या शोषण किस प्रकार से करता है, किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? तो ये भी विसरण क्रिया के द्वारा क्या करता है, परिवहन करता है। यानी कि भोजन का भी अंतर्ग्रहण, शोषण भी और परिवहन भी एक ही क्रिया के द्वारा करता है, जिसका नाम क्या है? विसरण। ठीक है। तो ये हो गया क्लेमाइडोमोनस हो गया। या आप शैवाल देखे हैं ना, शैवाल, कजली, जो पानी में इस प्रकार से आप हाथ उसको लेते तो हरा हरा दिखता है पानी में कभी कभी, तो ये क्या है? शैवाल। ये भी एक प्रकार का प्लांट है, ये भी एक प्रकार का पौधा है। ठीक है। तो इस पौधे में भी क्या होता है, परिवहन होता है। इसमें भी पदार्थों का परिवहन होता है, लेकिन किसके द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। इसमें कोई परिवहन के लिए परिवहन तंत्र, कोई विशेष सिस्टम नहीं दिया गया। अब हम लोग पढ़ते बड़े बड़े पौधों में परिवहन। ठीक है। तो इसमें जो होता है मुख्य रूप से कितने पदार्थ का परिवहन होता है? 3 पदार्थ, जल तथा खनिज लवण एवं भोजन। और इनको परिवहन के लिए बस एक ही सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं परिवहन उत्तक, जो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। इसमें होता है क्या, परिवहन किसका किसका होता है, ध्यान समझिए। तो जल के द्वारा जो होता है, मिट्टी से क्या किया जाता है, जल को और खनिज लवण को अवशोषित करके ऊपर भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि जल की आवश्यकता किसको है? अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पत्तियों को है, क्योंकि जल ग्रहण करके ही क्या क्रिया होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा ना। अब मान के चलो, ये पूरे प्लांट का किचन रूम कौन हो गया? पत्ती हो गया। ठीक है। अब पत्ती को यदि क्या नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, खनिज लवण नहीं मिलेगा, तो ये भोजन बनाएगा? बनाएगा? जैसे कोई हस्बैंड अपने वाइफ को यदि क्या करेगा, राशन ला के नहीं देगा, या कोई भी उसका जो है वो ला के नहीं देगा, तो क्या होगा? गुस्सा से नहीं खाना बनाएगा, चाहे वो राशन हो या उसकी आवश्यकता की कोई पर्सनल वस्तु हो। यदि उसकी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? बम बन के बैठी रहेगी घर में वो। हाँ, तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि पत्ता को क्या चाहिए? जल, जल चाहिए, जल ही इसका राशन है। तो जल कौन भेजता है, कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तक। ये जल का परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है कि तुम्हारा काम क्या है, केवल जल का और खनिज लवण का परिवहन करके किसको देना? पौधों के प्रत्येक पत्ती को देना। तभी तुमको भोजन देगा खाने के लिए। कौन? पत्ती। नहीं तो भोजन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब तक उसको जल नहीं मिलेगा तब तक वो भोजन बनाएगा। अब भोजन नहीं बनाएगा तो जड़ को क्या भोजन देगा, तना को क्या भोजन देगा, और भी टहनी को क्या भोजन देगा? किसी को भोजन नहीं मिलेगा। पूरे घर में सबको खाना बंद। समझ में आया? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों के प्रत्येक पत्ती को क्या चाहिए? जल और खनिज लवण चाहिए, जिसका परिवहन के जिम्मेदार कौन है? जाइलम उत्तक। और पत्ती फिर कहता है, जब हमको तुमको भोजन दिया है, हमको जल दिया है हमको, तो हम तुमको क्या देंगे? भोजन देंगे। और उधर से रिटर्न आने के लिए परिवहन करता है भोजन का, और उसके लिए जिम्मेदार है कौन? फ्लोएम उत्तक। अमन कुमार, समझ में आ रहा है? ये सब चैप्टर तो नहीं पढ़े थे आप? ध्यान से। फेयर है? ठीक है, आज जाके फेयर में देखिएगा, जो हम बोल रहे हैं यही सब लिखा हो, लिखा है। तो फ्लोएम क्या करता है? ये केवल भोजन के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? हाँ, पौधों के सभी भागों में किसका परिवहन करना? भोजन का परिवहन करना। ठीक है, चलिए आगे समझते। अब देखिए, ये भी वही कंसेप्ट है। यहाँ से मतलब शुरू होता है किसका परिवहन, किसका पहले अवशोषण होता है, किसका? जल। और ये हो गया आपका जाइलम उत्तक का कुछ डायरेक्शन। इस प्रकार से सभी पत्तियों तक क्या होता है?
जल का परिवहन होता है, ठीक है। और जब पत्ती क्या करता है, उस वाटर को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, तब प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण को उधर से क्या रिटर्न करता है, वो भोजन रिटर्न करता है। लेकिन क्या, हाँ, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि जल का परिवहन केवल नीचे से, लेकिन भोजन नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। हाँ, काय के ऊपर भी और स्टाफ बैठा हुआ, उसको भी खाना देना है, नीचे भी है। समझ में आया? तो ये अंतर है जाइलम और फ्लोएम में। आगे बताएंगे कि जाइलम केवल जल का परिवहन करता है, लेकिन फ्लोएम भोजन करता है। दोनों अंतर ठीक है, लेकिन जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन केवल एक दिशा में करता है, लेकिन फ्लोएम भोजन का परिवहन ऊपर और नीचे यानी कि दोनों दिशा में करता है। ठीक है, ये आपका हो गया जाइलम उत्तक। ये क्या करता है, जल का परिवहन केवल ऊपर की ओर करता है। ठीक है, समझ में आ गया, जाइलम उत्तक। ठीक है, अब देखिए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा है, हमेशा जल को, लेकिन फ्लोएम नीचे ऊपर दोनों कर रहा है। फ्लोएम क्या कर रहा है, भोजन का परिवहन नीचे और ऊपर दोनों दिशाओं में कर रहा है। ठीक है, अब समझिए इसके बाद जो होता है पौधों में मुख्य क्रिया होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, बिना वाष्पोत्सर्जन का जल परिवहन नहीं हो सकता है। बिना वाष्पोत्सर्जन का भोजन का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से जो इसका जड़ होता है वो क्या करता है, जल को परिवहन, जल का अवशोषण करता है और विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। एक एग्जांपल बताओ, आप लोग कभी दीप जलाएं मंदिर में या घर में, या जो आपका घर की जो देवी का हो मतलब मंदिर होता है, उसमें जब आप दीप जलाते हैं तो क्या होता है बताओ, यदि दीप बंद रहेगा तो क्या तेल खत्म होगा? लेकिन जब दीप जलता है तो ऊपर से तेल जलते जाता है, खत्म होते जाता है, और नीचे से तेल का परिवहन ऊपर की ओर होते जाता है। सेम कंसेप्ट यहाँ है वाष्पोत्सर्जन। ऊपर में पत्ती है, पत्ती पर क्या पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा, हिट हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, और कुछ मात्रा में पत्ती से वाष्प बन के जल क्या हुआ, बाहर निकल गया। और जब ऊपर में खत्म होगा तभी नीचे से जाएगा ऊपर। ऊपर में जब खत्म नहीं होगा, जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तब नीचे से जल का परिवहन ऊपर की ओर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी जल का परिवहन किस क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऊपर में जब जल खत्म होता है तब क्या होता है, नीचे से जल आगे बढ़ता है। यदि ऊपर में फुल रहेगा तब, जैसे कभी आप देखें नाला में जाम लगता है, तो नाला में क्या होता है, पानी आगे बढ़ गया तब ना पीछे से पानी आगे जाता है। यदि आगे में जाम लग गया तब पानी आगे नहीं बढ़ेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि जब पत्ता में क्या होता है, जल की कमी होती है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, तब नीचे से एक स्टेप जल आगे बढ़ता है, फिर उधर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, फिर जल का परिवहन आगे हो रहा है। समझ में आया? इसी को कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए जाइलम वर्सेस फ्लोएम, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर क्या है, ध्यान से समझिए। जाइलम जो होता है आपका, वो हमेशा किसका परिवहन करता है, जल का परिवहन। लेकिन फ्लोएम किसका परिवहन, भोजन का, जल और खनिज दोनों का करता है ना। चलिए, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यह है कि जाइलम का जो परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है, या केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, लेकिन ये द्विदिशीय होता है, मतलब नीचे ऊपर दोनों होता है, द्विदिशीय होता है। समझ में आया? और क्या अंतर हो सकता है बताओ? हाँ, वेरी गुड। जाइलम का जो सेल होता है वो डेथ होता है। ठीक है, जाइलम का जो उत्तक होता है या कोशिका होता है वो क्या होता है, मृत कोशिका होता है। और फ्लोएम का जो कोशिका होता है वो क्या होता है, जीवित कोशिका होता है। ये आपका हो गया जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ठीक है, चलिए आप लोगों को बताते हैं वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। यदि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण मतलब ओस का गिरना, कुहासा का गिरना। ठीक है, तो यदि बताओ गर्मी के मौसम में यदि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तब क्या होगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में नमी, वायु खत्म हो जाएगी, नमी की मात्रा खत्म हो जाएगी ना। एक तो अपने जल संकट आ गया, गर्मी इतना बढ़ गया है कि इंसान कूलर में पानी को ढालते ढालते परेशान है। ठीक है, लेकिन इंसान को इतना दिमाग नहीं है कि जितना पानी हम कूलर में दे रहे हैं उतना पानी यदि किसी वृक्ष को लगा के दे देंगे तो वो जिंदगी भर हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, ठंडा हवा देते रहेगा। लेकिन इंसान पेड़ पौधा को छोड़कर किस में पानी डाल रहा है, कूलर में पानी डाल रहा है, जो एक क्षणिक सुख है। जब तक लाइट है तब तक बहुत आसान लगेगा, बहुत आराम जिंदगी है। लाइट जिसे कटा बस बिजली वाला को कौन कौन गाली देता है पता नहीं। समझ में आया? तो वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन के कारण ही क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। ये किसका महत्व है, वाष्पोत्सर्जन का। और आप लोग को एक महत्व और बताते हैं, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। जब तक वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण भी, क्योंकि जल का परिवहन रुक जाएगा। क्या होगा, जैसे ही जल का परिवहन रुकेगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी नहीं होगी और पेड़ पौधों में भोजन का भी निर्माण नहीं होगा। समझ में आया? चलिए समझिए आप, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, जल का परिवहन होता है। और वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, किसका परिवहन, खनिज का भी परिवहन होता है। इसके कारण हाँ, ये किसका महत्व है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। देखो कितना बार पूछा गया, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व समझ में आया? वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जल का परिवहन होता है। क्यों, क्योंकि जब तक ऊपर में जल बाहर नहीं निकलेगा, खत्म नहीं होगा, तब तक नीचे से जाएगा। तो ऊपर में खत्म होते जाता है और नीचे से आगे जाते जाते रहा। ठीक है, दूसरा क्या महत्व है, इसी के द्वारा हमारे वायुमंडल का तापमान नियंत्रित होता है। या पेड़ पौधों को भी जो उसके अंदर टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा, तो उसका भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। किसके कारण, फॉर एग्जाम्पल कभी आप लोग गर्मी से बहुत परेशान हुए और गर्मी के दौरान क्या होता है, शरीर से पसीना निकल जाता है और जैसे ही पसीना निकला हमारे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ऐसा फील किया आप लोग, ऐसा होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। जब पेड़ पौधा से क्या होता है, वाष्प निकल जाता है, उसके अंदर से जो पसीना उसका वाष्प है वो निकल जाता है, तो पेड़ पौधों का क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर संतुलित हो जाता है। ये हो गया दूसरा महत्व। समझ में आया? इसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण या भोजन के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। यही किसका महत्व है, प्रकाश संश्लेषण, सॉरी वाष्पोत्सर्जन का महत्व है। ठीक है, तो ये था आपका पौधों में परिवहन। ठीक है, ये एपिसोड आपका खत्म हो गया। अगला एपिसोड है क्या,